देखो, ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि जो आपका आत्मसम्मान है, ये आपकी इच्छाओं से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 10 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं, उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में पूरे 2020 का जनवरी से लगा दिसंबर तक का मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ताकि 2021 के सारे एग्जाम में आपको जो है सफलता मिल सके। ठीक है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे क्लिक करके 2020 का पूरा जनवरी से लगा दिसंबर तक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, और साथ में अब जनवरी से लगाए जून तक का जो ये वीडियो है वो भी देख सकते हैं हम 2021 का, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, इन दोनों काम को कर लीजिए। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए, ये बॉलीवुड के पार्श्व गायक आपके स्वानंद किरकिरे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या बात किया, दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष। अब सवाल ये उठता है कि उपाध्यक्ष अगर स्वानंद किरकिरे बने हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है। देखिए, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, ये इस दिल्ली हिंदी अकादमी के अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में जब इन्होंने इसकी गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक आयोजित की, तो इसमें मशहूर लेखक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को इस दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। देखिए, ये तीनों जो टाइगर रिजर्व का नाम मैं ले रहा हूँ, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये तीनों आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसीलिए राजस्थान की जो सरकार है, इसने इस रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। देखिए, कॉरिडोर का मतलब हो गया, अगर एक टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ इस प्रकार का एक रास्ता बना दें और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दें, तो यहाँ इस टाइगर रिजर्व में जो टाइगर हैं वो घूमते फिरते इसमें भी जा सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे भी ये टहल सकते हैं। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, देखिए, कुछ टाइगर रिजर्व में जो टाइगर की संख्या ये बहुत घटकर कम हो गई है, कुछ में ज़्यादा है। और अभी तो एक नया बन रहा है। तो नया कौन सा बन रहा है, नया जो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, इसका निर्माण अभी हाल ही में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। तो जब ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बन जाएगा, तो इसको जो है पहले वाले दोनों से, यानी कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इन दोनों से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें अलग से टाइगर लाने की जरूरत नहीं होगी, ये घूमते फिरते एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ये जाते रहेंगे। तो देखिए, जो आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो इसका निर्माण चल रहा है अभी। और जो आपका ये अभ्यारण्य है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और राजस्थान का जो कोटा जिला है वहां पर स्थित आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, इन दोनों को जोड़ेगा ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से। कौन, जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, टाइगर कॉरिडोर। कमेंट बॉक्स में आज आपको ये बताना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ये दोनों चीजें बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तीसरा प्रश्न है कि द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा है जयराम रमेश ने, ये कांग्रेस के एक नेता हैं। देखिए, जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक जो ये नई पुस्तक है, ये भगवान बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। देखिए, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये प्रश्न में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो कहते हैं भगवान बुद्ध को। चौथा प्रश्न है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो देखिए, भारत का जो पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र है, ये आपका गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और आपको बता दूं, जो आपका ये गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर होगा, ये जो है समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला
भारत में अपनी तरीके का पहला केंद्र होगा और ये एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में जो है इस समुद्री मध्यस्थता केंद्र को, जिसका नाम क्या है, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, इसको स्थापित किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है कि भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर जो है स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, जो आपका बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर मीठे पानी का एक जल सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया जा रहा है। किया जा रहा है कि मतलब वहाँ पे स्थापित किया जा चुका है। देखिए, आपने देखा होगा फिल्मों में यहाँ पे एक ऐसी सुरंग दिखती है, यहाँ पे हीरो हीरोइन गाना गा रहे होते हैं और इधर भी पानी इधर भी पानी, मछलियाँ चारों तरफ तैर रही होती हैं। तो इसी प्रकार का ये सुरंग बनाया गया है। थोड़ा सा मैं इमेज को जूम करूंगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चारों तरफ इसमें जो है मतलब आपको दिख रहा है कुछ मछलियाँ वगैरह यहाँ पे देखिए एक दिख रही है। और ऐसे ही गेट बनाया गया है, ये सुरंग है, यहाँ पे खड़े होकर आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। और इस एक्वेरियम की बात करें तो इसको जो है देखिए, ये जो एक्वेटिक किंगडम एक्वेरियम है ये अमेजोन नदी की अवधारणा पर आधारित है। और ये एक्वेरियम जो है ये 12 फीट लंबा है। कितना? 12 फीट। एक नॉर्मल मकान की ऊंचाई 10 से 11 फीट होती है, यानी कि उससे थोड़ा सा ऊंचा है, ये 12 फीट ऊंचा है। देखिए, इसी के साथ जो आपका ये क्रांतिवीरा संगोली रायंडा रेलवे स्टेशन है, जिसको हम बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। ठीक है, तो यानी कि स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो दो काम हो जाएगा, आप अपनी यात्रा शुरू भी कर लेंगे वहां से और उसके पहले थोड़ा सा इस एक्वेरियम में घूमकर अपना जो है मनोरंजन भी कर लेंगे। देखिए, इस एक अत्याधुनिक एक्वेरियम को भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास सहयोग लिमिटेड के द्वारा HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से जो है संयुक्त रूप से खोला गया है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया? देखिए, आज के जितने भी प्रश्न है बहुत ही सिलेक्टिव हैं, जबरदस्त प्रश्न है, ये सभी एग्जाम में जो है इनकी संभावना 100% आने की। देखिए, अभी हाल ही में दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, यानी कि बालू का महल बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में। आइए इसकी थोड़ी सी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये कितना ऊंचा है और इसको किसने बनाया है। देखिए, अभी हाल ही में डेनमार्क में जो है एक रेत के महल ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये त्रिकोणीय आकार का महल है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इसका जो ये जो महल है, ठीक है, यानी कि रेत का महल है, तो ये डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? ये जो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल है, ये डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर, यानी कि 69.4 फीट। ठीक है, तो 21.16 मीटर ऊंचा है ये रेत का महल। और ये जो नई संरचना बनाई गई है, इसने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। ये जो महल बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा महल, तो ये जो नई रेत की संरचना है ये 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सैंड कास्टल के दौरान रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर लंबा है। तो 2019 में 17.66 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा कोई भी जो है रेत का कुछ जो भी स्मारक हो या फिर महल हो या फिर कोई भी कलाकृति हो, ये बनाया गया था। और इस बार कितना बनाया गया है? 21.16 मीटर। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड टूटा है। और देखिए, जो आपकी ये आकृति बनाई गई है त्रिकोणीय आकृति महल की, इस आकृति को 4,860 टन रेत से बनाया गया है। इसमें कुछ मिट्टी भी मिलाया गया 10%, ताकि ये जो रेत का महल है, ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा लसम आ जाए और ये चिपका रहे। ठीक है, क्योंकि देखिए बालू क्या होता है, सूखने के बाद फिर वो अपना बिखरने लगता है। तो मिट्टी मिलाने से थोड़ा सा ये हुआ कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो गया या फिर इसमें लसम आ गया, तो ये आकृति जो है बन पाई। और देखिए, इसके निर्माण के लिए डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर को जो है दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों के द्वारा जो है सहायता प्रदान की गई थी। यानी कि डच मतलब हॉलैंड के एक सैंड आर्टिस्ट हैं विल्फ्रेड स्टीजर, इन्होंने बनाया दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों के साथ मिलकर। देखिए, भारत में भी एक जो है रेत से कलाकृति बनाने वाले सैंड आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक। ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक क्या है? एक सैंड आर्टिस्ट हैं। और ये विशेष जैसे कोई भी जैसे कि 2 अक्टूबर हो गया या फिर रिपब्लिक डे हो गया,
तो इन सभी अवसरों पर ये जो है बालू से कलाकृतियां बनाते रहते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में अमेजॉन ने गुजरात में किस स्थान पर भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। देखिए एक और नया न्यूज़ आ गया गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में अमेजॉन ने भारत में जो है अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। और इस डिजिटल केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है अमेजॉन का। देखिए हाल ही में अमेजोन ने जो ये केंद्र स्थापित किया है कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में। तो इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा किया गया। और अमेजोन के इस डिजिटल केंद्र में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बनाए गए। देखिए ये प्रश्न तो आज का बहुत ही यूनिक है। इसके पहले ये प्रश्न जो है इससे कोरिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि किस देश में एक भाई राष्ट्रपति है और दूसरा भाई प्रधानमंत्री है। तो देखिए यहाँ पे अभी एक फैमिली के बारे में बात करेंगे जहाँ पर जो है एक नहीं बल्कि कई भाई जो है पूरा मंत्रिमंडल में छाए हुए हैं। राष्ट्रपति भी उसी फैमिली से है, मतलब उन्हीं भाइयों में से एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है और एक वित्त मंत्री बना है। देखिए हाल ही में बासिल राजपक्षे जो है ये श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं। यहाँ पे इनकी तस्वीर दिख रही है, बाल इन्होंने डाई लगा के काले किए हैं क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। देखिए आपको बता दूं हाल ही में श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, ठीक है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजपक्षे। इनके जो सबसे छोटे भाई हैं जिनका नाम है बासिल राजपक्षे, इन्होंने श्रीलंका के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर पद की जो है शपथ ली है। देखिए महिंदा राजपक्षे के जो है भाई गोटबाया राजपक्षे वर्तमान में क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे। और इन्हीं के यानी कि महिंदा राजपक्षे के एक भाई हैं जिनका नाम है चमाल राजपक्षे, जो कि कृषि मंत्री हैं, कहाँ के, श्रीलंका के। और महिंदा राजपक्षे खुद जो है प्रधानमंत्री है वहाँ के। और देखिए बासिल राजपक्षे जो है ये मंत्रिमंडल में भी हाल ही में शामिल हुए हैं श्रीलंका के। तो इनके शामिल होने के बाद श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। तो बाकी और भी इनके भाई हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, यानी कि इनके परिवार के जो है टोटल 7 भाई खुद जो है ये मंत्रिमंडल और पूरा देश संभाल रहे हैं। तो एक भाई प्रधानमंत्री है, एक भाई राष्ट्रपति है, बाकी सारे मंत्री हैं। तो 5 मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति एक ही परिवार में एक साथ होना यार अपने आप बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। और नवा प्रश्न है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। देखिए जो जापान का पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है, जापान पहले स्थान पर है। आइए थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं और उन सभी फैक्ट पे चर्चा हम कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक लाइन एक एक प्रश्न है। देखिए इस इंडेक्स से कम 10-15 प्रश्न बनेंगे, वो सभी मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये कि जापान जो है ये नंबर 1 पासपोर्ट क्यों बना दुनिया का, क्योंकि जापान का पासपोर्ट लेकर आप जो है दुनिया के 193 देशों में वीजा फ्री यानी कि बिना वीजा के यानी कि वीजा ऑन अराइवल जो है एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि बिना वीजा लिए आप दुनिया के 193 देशों में जा सकते हैं। जापान का पासपोर्ट आपके पास है अगर, यानी कि अगर आप जापानी नागरिक हैं। और देखिए भारत का अगर पासपोर्ट है इसकी बात करें तो भारत के पासपोर्ट से आप दुनिया के कुल केवल 58 देशों में ही वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और ये भी प्रधानमंत्री मोदी की देन है। इन्होंने अभी हाल ही में देखिए आपने देखिए मैं 2017 से करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको कई बार बताया कि भारत और किन किन देशों के बीच में कौन कौन से समझौते होते हैं। तो उनमें से कुछ समझौते होते हैं वीजा ऑन अराइवल की सुविधा। तो रिसेंटली भी देखिए थाईलैंड वगैरह में भी जो है ये सुविधा स्टार्ट की गई। अगर आपको बैंकॉक जाना है, थाईलैंड जाना है, सीधे इंडिया से थाईलैंड जाइए, वहाँ पे आपको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा एयरपोर्ट पर ही। तो ये आपका है वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि अगर आप पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद वहाँ पे वीज़ा ले लीजिए। तो ये है वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये लिस्ट तैयार किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, तो इसमें पहले स्थान पर आपका जापान है और इसमें जो है सिंगापुर को दूसरा स्थान दिया गया है। जर्मनी का जो पासपोर्ट है दक्षिण कोरिया को जो है, मतलब जर्मनी और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो पहले स्थान पर जापान का पासपोर्ट, दूसरे स्थान पर सिंगापुर का पासपोर्ट और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। और देखिए अगर सबसे खराब पासपोर्ट की बात करें तो दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट आपका है अफगानिस्तान का।
इसको जो है 116वें स्थान पर रखा गया, यानी कि आखिरी स्थान पर रखा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं। देखिए जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है, तो इसमें सबसे आखिरी रैंक किसकी है? अफगानिस्तान की, ये 116वें स्थान पर है। और इसके थोड़ा सा पहले देखिए रिवर्स गिनती की जाए तो 115वें स्थान पर सीरिया, फिर उसके बाद इसमें जो है 114वें स्थान पर इराक और 113वें स्थान पर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की रैंकिंग जरूर याद रखिएगा। और देखिए भारत इस सूची में किस स्थान पर है? 90वें स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 90वें स्थान पर है, इसको याद रखना आपको। और आइए थोड़ा सा कुछ और एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं डाटा दे रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। देखिए आपको बता दूं, जापान का जो पासपोर्ट है इसको धारण करने वाला दुनिया के 193 देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल एक्सेस की सुविधा जो है प्राप्त कर सकता है। और इस सूची में जो आपका सिंगापुर है ये दूसरे स्थान पर है, मैंने अभी बताया आपको। और सिंगापुर का पासपोर्ट लेकर आप 192 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपका साउथ कोरिया और जर्मनी है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। साउथ कोरिया और जर्मनी का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 191 देशों में दुनिया में जो है आप वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी अमेरिका और ब्रिटेन जो है ये 7वें स्थान पर हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इस सूची में चीन 68वें स्थान पर है। और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये 15वें स्थान पर है। देखिए चीन की और पाकिस्तान की और यहाँ पे मैंने अमेरिका और ब्रिटेन की रैंकिंग बताई, इन सबको याद रखिएगा। जो प्रमुख देश हैं जो एग्जाम में अब तक रिकॉर्ड है पूछे गए हैं उन्हीं को बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बस एग्जाम करे करके चुपचाप नौकरी करके शादी ब्याह करके अपना जो है जिंदगी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान दीजिए। चीन 68वें स्थान पर है और यूनाइटेड अरब अमीरात 15वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। और देखिए साल 2020 की तुलना करें अगर तो साल 2020 में भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84वें स्थान पर था। और तब भी जो है आप भारत के पासपोर्ट से दुनिया के 58 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा जो है प्राप्त कर सकते थे। और अभी हाल ही में जो ताज़ा सूची जारी की गई है तो इसमें पाकिस्तान का स्थान मैंने बताया, पाकिस्तान नीचे से चौथे स्थान पर यानी कि 113वें स्थान पर है। और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं ये पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर केवल 32 देशों में ही वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए इस सूची में अंतिम स्थान पर आपका अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान को 116वीं रैंक हासिल हुई है, यानी कि सबसे आखिरी स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान का पासपोर्ट लेकर आपको दुनिया के केवल 26 देशों में ही जो है वीजा फ्री की मतलब वीजा ऑन अराइवल की सुविधा आपको मिलती है। तो ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा, किस देश के पासपोर्ट से कितने देशों में आप जो है फ्री में मतलब वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। स्पेशली आप भारत का जरूर याद रखिएगा। 10वां की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जो हाशिम अमला हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ये, ठीक है, इनकी दाढ़ी काफी लंबी है, बाल नहीं है। तो हाशिम अमला जो है ये जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि 278 गेंद खा गए ये तब जाके 37 रन बनाए, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है, यूनिक रिकॉर्ड। और इससे पहले भी एक रिकॉर्ड ऐसा ही बना था, वो भी मैं रिमाइंड करा दूंगा अभी याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला हैं इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट, देखिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट मतलब जो घरेलू क्रिकेट होते हैं, गली क्रिकेट बोल सकते हैं, गली नहीं मतलब है जैसे इंडिया में होते हैं रणजी वगैरह, तो उसी प्रकार रणजी की तरह जो वहाँ पे कुछ अपना घरेलू क्रिकेट होगा वहाँ पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंद खेलने का रिकॉर्ड बनाया है हाशिम अमला ने। देखिए इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है ट्रेवर वैली के नाम से था। ट्रेवर वैली ने 1953 में जो है खेले गए इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच में 277 गेंदों में 38 रन बनाए थे, लेकिन इन्होंने उससे बड़ा कारनामा किया, 278 गेंद खा गए और 37 रन बनाए। कौन? हाशिम अमला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हैं। और 11वां प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखिए अभी हाल ही में 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उन्होंने आरबीआई का दिशा निर्देश और उसके प्रोविजंस का पालन नहीं किया। और इन 14 बैंकों में नाम कौन कौन सा है?
देखिए इन 14 बैंकों में बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस एजी, इंडियन बैंक, इंडस इंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। तो इन सभी पर जो है मतलब इन सभी 14 बैंकों पर जो है कितना देखिए किसी पर कम किसी पर ज़्यादा जुर्माना लगाया गया है और इन सभी बैंकों पर 50 लाख रुपए से लगाए 2 करोड़ रुपए तक का जो है ये जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने बुलेटिन नाम की प्रकाशन और सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। तो देखिए जो फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक ने अभी हाल ही में बुलेटिन नाम का एक प्रकाशन और सदस्यता टूल जो है इसके एक सेट की घोषणा की है और इसका उद्देश्य क्या है, अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना। देखिए जैसे टिकटॉक था तो टिकटॉक से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है नाचते गाते जो है स्टार बन गए, तो बाद में वो टिकटॉक स्टार बन गए। अब तो हमें लगता है कि बॉलीवुड की हीरोइनी की कोई फोटो ही नहीं दिखता है क्योंकि टिकटॉक टिकटॉक पे जो है कुछ मतलब अच्छी अच्छी लड़कियां आ गई, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मतलब टिकटॉक तो नहीं चल रहा है, टिकटॉक की तरह बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो वाले ऐप चल रहे हैं। अब तो यूट्यूब पे भी जो है शॉर्ट्स वीडियो चल रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। जो गलत कंटेंट बना रहे हैं, गलत चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमें हमेशा जो है किसी चीज़ की अच्छाई देखनी चाहिए। देखिए अगर एक तरीके से कहा जाए किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, देखिए कुछ लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं और कुछ लोग महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हो सकता है उनके अंदर कुछ कमी रही हो, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है आप उसको ग्रहण कीजिए, उसकी बुराइयों को जो है भूल जाइए, ठीक है। तो हमेशा हमें अच्छी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए जो आपका ये फेसबुक है, ठीक है, तो इसने जो है बुलेटिन नाम का जो ये आपका प्रकाशन और सदस्यता टूल विकसित किया है, तो इसमें जो है सामग्री के निर्माण यानी कि आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं और दर्शकों की वृद्धि पर केंद्रित समर्थन शामिल कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य है लेखन और ऑडियो सामग्री पॉडकास्ट से लेकर लाइव ऑडियो रूम तक एक ही स्थान पर समर्थन करने के लिए अपने मौजूदा टूल को एकीकृत करना। तो जैसे आप यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वैसे आप राइटर बन सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। आपको ये नहीं होगा कि हमको अपनी किताब लिखने के बाद उसको पब्लिश करनी पड़ेगी, फिर उसको मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा तब बिकेगा। तो यहाँ पे आप तुरंत पब्लिश कीजिए, लोग आपको कंटेंट को पढ़ेंगे फेसबुक पे। और फेसबुक की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी फरवरी 2004 में, सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारत में जो है सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की। तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में पुनीत डालमिया, ठीक है, पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। तो देखिए जो आपके डालमिया समूह है, देखिए पुनीत डालमिया कौन है, डालमिया सीमेंट आपने देखा होगा, डालमिया सीमेंट आता है, तो डालमिया भारत समूह के जो है ये सीएमडी है यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुनीत डालमिया, और ये इस परिषद की अध्यक्षता करेंगे। और इसके कुछ सदस्य हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। देखिए जो आपका ये 25 सदस्यीय विकास परिषद होगा तो इसके मेंबर्स में जो है नाम शामिल है श्री सीमेंट लिमिटेड के एमडी एचएम बांगर का, द इंडिया सीमेंट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह का, बिरला कारपोरेशन लिमिटेड के सीईओ प्रचेता मुजुमदार का, और जेके सीमेंट, ठीक है, जेके सीमेंट भी आता है, तो जेके सीमेंट लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक माधव कृष्ण सिंघानिया का, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के सीईओ नीलेश नार्वेकर का। तो ये सभी इसके मेंबर हैं, बाकी और भी मेंबर हैं लेकिन उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो ये 25 सदस्यीय विकास परिषद बनाया गया है सीमेंट के उद्योग के लिए, तो इस परिषद का कार्य क्या होगा। देखिए इस परिषद के कार्यों में स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने और उद्योग के कामकाज यानी कि सीमेंट उद्योग के कामकाज में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना और विशेष रूप से कम कुशल इकाइयों के व्यक्तियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो व्यक्ति मतलब काम कर रहा है, अगर वो कम प्रशिक्षित है तो उसको थोड़ा सा और प्रशिक्षण देके उसको निपुण बनाना, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना या फिर शुरू करना, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट
के लिए जो है और भी प्रोत्साहित करना, सुविधाएं देना कि और भी क्या टेक्निक अपनाई जाए कि बेस्ट से बेस्ट सीमेंट मिले। देखिए सीमेंट अच्छा होता है तो उसकी मतलब मकान की लाइफ जो है अच्छी होती है। आपने देखा होगा अगर मकान बहुत सारे बनते हैं, प्लास्टर होता है और उसके बाद 1 साल बाद प्लास्टर उखड़ने लगता है, उस पर जो है मतलब फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने लगते हैं। तो देखिए घटिया क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करेंगे और सादा वालू यूज़ करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आप सीमेंट यूज़ करते हैं, देखिए हर आदमी अपनी सुविधा के अनुसार ही काम कर सकता है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिसकी जितनी सुविधा होती है वो उतना बेस्ट क्वालिटी यूज़ करता है। तो जितना अच्छा आप खाना खाएंगे उतना अच्छा आपको पोषण मिलेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वही चीज़ सीमेंट का भी है, ठीक है। 14वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की। देखिए ये प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या है, आप सभी यूज़ करते होंगे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन प्राइम। तो वहाँ पे आप वीडियोस देखते होंगे, वहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें रिलीज होने लगी हैं आजकल, लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, अमेज़ॉन पे जो है जब कोई भी पिक्चर रिलीज हो रही है वहाँ पे जाके देख ले रहे हैं। तो केरल सरकार ने सोचा है कि हम अपना जो है अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स की तरह खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाएं और राज्य सरकार ने इसको 1 नवंबर तक लॉन्च करने की भी घोषणा की है। और इस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर जो है जो केरल की सरकार है, ये केरल की जो मलयालम फिल्में हैं उनको प्रसारित करेगी और खुद पैसा कमा के माला माल हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर अमेज़ॉन पे स्ट्रीमिंग होगा, अमेज़ॉन वैसे भी मतलब मलयालम फिल्मों को उतना भाव नहीं देता है, मैक्सिमम हिंदी फिल्में और जो बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में हैं वो चलाता है, जिससे उसको कमाई, देखिए जिससे किसी व्यक्ति को लाभ अधिक होगा वही काम करेगा। तो इसीलिए केरल सरकार ने कहा कि यार हमारी फिल्मों को इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए हम अपना ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो 1 नवंबर को ये लॉन्च हो जाएगा। और केरल की जो सरकार है पिनराई विजयन की, इनका ये OTT प्लेटफॉर्म जो है नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जो है सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा करेगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के लिए पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने, नाम बताइए इनका। देखिए कल जितने भी मिनिस्टर्स हैं वर्तमान में कौन क्या है, मतलब कौन किस विभाग का मंत्रालय संभाल रहा है, ये मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था। तो कल का वीडियो देखिए उसको जरूर से जरूर रिवाइज कर डालिएगा और PDF को डाउनलोड करके पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में एक एक प्रश्न वहां से मिल जाए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, बताइए। चौथा प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने, इनका नाम बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखो का पहला प्रश्न था कि विश्व चॉकलेट दिवस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस भी कहते हैं, देखिए ये जो है 7 जुलाई को मनाया जाता है। और जो दूसरा प्रश्न था ये था कि किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए इनका नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का निधन हो गया है। और तीसरा था कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नितिन गडकरी। और चौथा था कि ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज पहले पायदान पर पहुंच गई हैं, तो ये आपकी मिताली राज हैं। और आखिरी प्रश्न था कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा, तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। और भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका गुजरात में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दिएगा। और इसके लिंक को आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चे इससे जुड़ सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।